हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने मोशन इन ए प्लेन पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मोशन तो हमें पता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? उस बॉडी को जिसको हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं उसको मोशन करवाने के लिए, और उसके बाद में उसका स्पेस में जो मोशन होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है? ओनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। मतलब कोई बॉडी है, मैंने उसको थ्रो कर दिया, ठीक है, उसके बाद में मेरा उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, और उसको मोशन करवाने के लिए न तो कोई जेट इंजन लगा हुआ है, न और भी कोई एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। मतलब बॉडी ओनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो उस बॉडी के मोशन को हम क्या बोलते हैं? उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब आपने क्या करा, बस इनिशियल वेलोसिटी दे दी, उसके बाद में उसका जो मोशन हो रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। वो जो बॉडी पाथ फॉलो करती है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? उसकी ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब उस बॉडी का जो पाथ है वो पाथ कौन सा होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल अपन देखते हैं। फर्स्ट क्या है इसका? जेवलिन थ्रोन बाय एथलीट। आप देखते होंगे कि एथलीट में गेम होता है जिसमें जो एथलीट होता है वो जेवलिन हाथ में लेके और उसके बाद में रन करने के बाद उसको थ्रो करता है। तो जितनी डिस्टेंस पे वो जाता है उतना क्या होता है? उसका स्कोर होता है। तो वो जो जेवलिन का मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि वो उसको जब थ्रो करता है तो कैसे थ्रो करता है? अगर उसने यहाँ से थ्रो करा तो ये आपका जेवलिन है, तो उसने थ्रो करा तो कैसे जाता है? वो ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन। मतलब कोई एक एरोप्लेन है, ठीक है, और अभी वो एयर में है, तो उससे अगर क्या करोगे आप? कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? ऐसा मोशन होगा। तो ये जो मोशन है इसको भी अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब एरोप्लेन मोशन में था, मतलब ऑब्जेक्ट की कौन सी वेलोसिटी थी थ्रो करने से पहले? जो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी। तो जैसे ही आपने उसको थ्रो करा तो उसको इनिशियल वेलोसिटी किसकी मिली? एरोप्लेन की, और उसके बाद में उसका जो मोशन हुआ नीचे तक वो ओनली किसके इन्फ्लुएंस में हुआ? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हुआ। तो उसका जो मोशन है वो भी किसके अंदर आ गया? प्रोजेक्टाइल के अंदर। नेक्स्ट, ए बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल। वही जो आप बुलेट फायर करते हो, तो बुलेट फायर करते हो तो इसमें एक बहुत बड़ा माइनर क्वेश्चन आता है कि सर जैसे अगर आपको बुलेट फायर करे हॉरिजॉन्टली तो उसका मोशन तो स्ट्रेट होता है ना? हाँ, स्ट्रेट होता है, लेकिन कब तक? कभी तो वो नीचे आएगी, क्योंकि हमेशा आपकी जो बुलेट है, ये आपकी गन, यहाँ से जो बुलेट निकले तो वो स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, लेकिन कब तक? कभी तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? थोड़ा नीचे तो आएगी, क्योंकि हमेशा उसका क्या लग रहा है? वेट लग रहा है नीचे, और नीचे कौन एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी एक्ट कर रही है, आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें धीरे 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 उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता जाता है? डाउनवर्ड होता जाता है, ठीक है। पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो काफ़ी लॉन्ग रेंज के बाद अपन को उसमें फ़र्क दिखता है। पर होता कौन सा है? वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट, ए जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ ए होल ऑफ ए वेसल। वेसल का मतलब कोई भी एक कंटेनर मान सकते हो, ठीक है। ये कंटेनर एक स्टैंड पे रखा हुआ है, इसमें क्या है? वाटर है। पर अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ? एक होल कर देता हूँ, तो अपन क्या देखते हैं कि वाटर यहाँ से निकलना चालू हो जाता है, और उसका जो मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है? वो ये वाला मोशन होता है। किसका? वाटर का। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जो वाटर है उसके ऊपर पूरा वाटर क्या लगा रहा है? फोर्स। तो यहाँ से उसको फोर्स मिल गया कि इनिशियल वेलोसिटी से वो निकल गया, और उसके बाद में जैसे ही वाटर बाहर निकला अब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। उसका जो मोशन होगा ओनली मोशन किसकी वजह से हो रहा है? आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। तो इसलिए उसका जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? ये उसका ट्रेजेक्ट्री मोशन। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है? पैरा इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। नेक्स्ट आपका क्या है? स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। लेट्स से आपकी कोई बिल्डिंग है, ये आपका ग्राउंड, ये आपकी बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं क्या करता हूँ, टॉप पे यहाँ पे कोई पर्सन, एक बच्चा खड़ा है, उसने क्या करा? लेट से बॉल है, उसने क्या करा? एक उसको किक करी तो बॉल क्या होगी कि यहाँ से आगे जाके बस उसके बाद में उसका जो मोशन होगा वो कहाँ आएगी? नीचे आ जाएगी। तो ये उसका मोशन होगा। तो उस किड ने क्या करा? ओनली उसको क्या करा? एक किक करा। किक करने से क्या हो गया? ओनली उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई, कोई स्टोन हो या फिर कोई बॉल हो। तो उसके बाद में बस उसके बाद में वो क्या हो गई? फ्री। और उसके बाद में उसका जो मोशन हो रहा है किसके अंडर हो रहा है? ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? उस बॉडी को जिसको अपन क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाती है स्पेस में उसको मोशन कराने से पहले, और उसके बाद में जो उसका मोशन होता है वो कंप्लीट किसके अंडर होता है? एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर, ठीक है। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल, और उसकी वो जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट उसके मोशन के टाइम पे उस पाथ को क्या बोलते हैं अपन? ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो आपकी थ्योरी है उसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या? आपका प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि अपन देखते हैं कि ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप पे अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
और उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके अगर थ्रो किया जाता है, जैसे अपने बोला कि एक किड है, उसने कोई स्टोन यहाँ रखा है, उसको किक कर दिया, फिर कोई बॉल रखी है, उसको किक कर दिया, तो अपन देखते हैं कि उसका मोशन कौन सा होगा, कि उसका ये मोशन जैसे उसको किक करा तो थोड़ी आगे गई और उसके बाद में नीचे, तो ये आपके मोशन होता है किसका, बॉल का। तो ये मोशन हुआ बॉल का। अब अपन क्या देखते हैं कि जब आपकी जो बॉल एयर में थी, इस जगह पे आपने रैंडमली एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, पॉइंट ए पे अपन क्या देखते हैं कि बॉल का गई, आगे गई, आगे गई, क्यों आगे गई, सबसे मेन एक अजम्पशन अपन लेते हैं, अजम्पशन अपन पढ़ रहे हैं, तो एक अजम्पशन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो एयर रेजिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये टेंड्स टू कितना है, 0, कि मतलब कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है बॉल के ऊपर, एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तब अपन क्या देखते हैं कि आपने जो किड है उसने क्या करा, उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, ऑब्वियसली बात है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसने किक से दी, तभी बॉल कहाँ गई, आगे गई। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके पास क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी जो कि क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। किस केस में, जब आपका एयर रेजिस्टेंस क्या है, 0। यूनिफॉर्म नॉर्मली नहीं हो सकती क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको अगर मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल मोशन दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी मैंने उसको, तो उस केस में वो बॉडी नहीं रुकेगी, उसका मोशन कंटिन्यू होता रहेगा अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एयर के अंदर, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। किस केस में, जब आपका एयर रेजिस्टेंस कितना है, अगर एज्यूम करते हैं अपन 0। नेक्स्ट क्या है, जैसे आपने उसको थ्रो करा, अब ऑब्वियसली बात है अर्थ के ऊपर थ्रो करा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है वो, g। अब g की वैल्यू अपन को क्या पता है, कांस्टेंट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमेशा एक एक्सेलरेशन काम करता है, कौन सा, g। और g क्या है, कांस्टेंट। g की वैल्यू अपन क्या बात करते हैं कि g क्या है, कांस्टेंट। तो g अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है कि मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, फिर से बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वो हमेशा क्या होगी, यूनिफॉर्म। और उस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर क्या लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगाती है, मतलब g। और g की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, 9.8। तो इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। अब सबसे मेन क्या, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इन दोनों का आपस में एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल से कोई भी रिलेशन नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को कितनी भी वेलोसिटी से फेंक सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई भी हो सकती है जिस वेलोसिटी से आप उसको थ्रो करोगे। और नेक्स्ट ग्रेविटी, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी अपन को पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स है। तो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, किस वेलोसिटी से थ्रो करा जा रहा है, इसको ग्रेविटी से कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है वर्टिकल, और वर्टिकल एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटी वाले को इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों के प्लेन कौन से अलग अलग है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इनको, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, मतलब इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट अजम्पशन, अपन कौन कौन से अजम्पशन लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन में। सबसे फर्स्ट जो मेन अजम्पशन है, अभी मैं बात कर चुका आपकी कि वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म कब होती है, हॉरिजॉन्टल ओनली उस केस में जब आपका एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी अजम्पशन होती है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब ये पॉसिबल नहीं है, जनरली आपकी एयर होती है और किस में होती है, मोशन में होती है, तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा लगता है। पर अब वो उसके फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है, इसलिए अपन उसको क्या करते हैं कि अभी अपन क्या एज्यूम करते हैं कि आपका एयर रेजिस्टेंस कितना है, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट क्या है आपकी, इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो अब आपकी जो अर्थ है वो पूरी फ्लैट तो है नहीं, अर्थ आपकी कैसी है, सर्कुलर है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो अर्थ के कर्वेचर का भी क्या पड़ेगा, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। और नेक्स्ट अर्थ खुद भी अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट, तो उसका भी उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अपन अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या बोलते हैं कि उसका जो इफेक्ट है वो दोनों क्या है, नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट एट ऑल पॉइंट जी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अर्थ के हर पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि अपन देखते हैं कि आपकी जो अर्थ है उसके पोल्स के ऊपर थोड़ी सी क्या होती है, वो फ्लैट होती है, और यहाँ से थोड़ी सी इसका जो होता है वो
डायमीटर हल्का सा ज़्यादा होता है यहाँ से, तो इसका जो शेप होता है कंप्लीट आपका स्पेरिकल नहीं होता है। इस रीज़न से अपन क्या कंडीशन, और शेप चेंज हो गया तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जी की वैल्यू अपन पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 8 में जब ग्रेविएशन पढ़ेंगे, तो इसलिए आपकी जी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो इसलिए अपन क्या ले रहे हैं कंडीशन कि आपकी जी की वैल्यू भी हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अपनी क्या एजम्पशन किसको पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए। यस, अब आपके जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है उसके अपन दो केस की स्टडी कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल आपका वही इनिशियली क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप उसको क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो। पर अगर फर्स्ट केस क्या बनता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है कि आपका प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो आप थ्रो कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है वो कैसे आप इनिशियली कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी जो उसको दी जा रही है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल नहीं बना रही। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट केस कि ये ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने क्या करा, ये आपकी एक बिल्डिंग मान लो, कोई भी टावर, उसके ऊपर आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने थ्रो करा इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यू के साथ, कैसे, हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो जाता है आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस आपका क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट का है ग्राउंड पे और उसको मैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहा हूँ किसी एंगल पे, किससे, हॉरिजॉन्टल से। तो जैसे कोई यहाँ पे कोई किड है, उसने क्या करा, बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, अगर जो बॉल फेंकी उसका मोशन कैसा होगा, इनिशियल कैसा होगा, ऐसे बॉल फेंकी तो इनिशियली मोशन कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ बॉल को फेंका उसने, तो हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया, एक एंगल हो गया, किसका, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का। तो अब दोनों केस के अंदर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है, बस उसके बाद में वो छोड़ दिया, यहाँ पे भी उसको किक करने के बाद छोड़ दिया और यहाँ पे भी फेंकने के बाद छोड़ दिया। तो दोनों केस के अंदर क्या हुआ कि ओनली उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, यहाँ पे ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं, इसमें क्या एक ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ने थ्रो कर दिया इनिशियल वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ये उसका मोशन हो गया, ठीक है। अब टोटल जो आपके टावर की ऑब्जेक्ट की हाइट की, इसकी बिल्डिंग की हाइट है, एज्यूम करें कि वो हाइट कितनी है आपकी h, और जहाँ पे इनिशियल पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे फाइनल वापस थ्रो हुआ, वो जो आपका है उसको अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज से, कि कितनी रेंज तक वो आगे गया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को फर्स्ट चीज़ जो चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करा इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, मोशन में उसने कुछ पाथ बनाया होगा, ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पे मोशन हुआ तो उसने कोई ना कोई पाथ बनाया होगा। तो वो जो पाथ है उस पाथ को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो वो जो ट्रेजेक्ट्री है, वो पाथ है, वो कैसा होगा। अब पाथ कैसा होगा, तो अपने कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दो। एक तो कौन सा हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, और एक क्या हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आया। तो अब दो एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट है, दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। उसी से क्या निकलती है, ट्रेजेक्ट्री। अपन ग्राफ में पढ़ चुके हैं। तो अपन को क्या, अब इसलिए अपन क्या करते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ यहाँ से लेके ओ पॉइंट से, लेट से आपका क्यू पॉइंट तक, ओ से क्यू तक आपके ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, ठीक है। तो अपन ने रैंडम में कोई पॉइंट ले लिया बीच में पी, रैंडम कोई भी एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। उस पी पॉइंट के ऊपर अब ऑब्जेक्ट का मोशन यहाँ से, अब पी पॉइंट है, पी पॉइंट से अब ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे आगे भी गया और पी पॉइंट से वापस नीचे भी आया। इसका मतलब क्या है कि पी पॉइंट के पास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी और वर्टिकल वेलोसिटी भी थी, तभी तो वो पी पॉइंट से आगे भी गया और उसके बाद नीचे भी आया। तो इसका मतलब ये कहा जाएगा वो हॉरिजॉन्टल के अंदर भी आगे बढ़ेगा और वर्टिकल के अंदर भी आगे बढ़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि अपनी डिस्टेंस कवर निकालते हैं हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की, कितने टाइम के बाद, कोई भी टाइम टी, जब आपका ऑब्जेक्ट का है पी पॉइंट पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर, अब डिस्टेंस कवर अपन को निकालनी है। अब डिस्टेंस की, अब वही आपकी ऑब्जेक्ट की मोशन की 3 इक्वेशन होती है, उसमें से अपन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कौन सी इक्वेशन होती है, सेकंड क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपन वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, किसके लिए, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, फिर वर्टिकल मोशन के लिए। क्यों पुट कर रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस से क्या निकलेगा, एक्स वाई का रिलेशन, और जो एक्स वाई का रिलेशन है वही मेरे को क्या बताएगा, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इसलिए वो काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इक्वेशन क्या है आपकी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है। इसमें अपन क्या देखते हैं कि ए क्या, एक्सेलरेशन, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। अपन ने क्या बात करी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन ओनली कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना हो जाता है आपका, 0। ए 0 हो गया तो ये जो कंप्लीट टर्म है कितनी हो जाती है, 0। फाइनल आपका बचता है क्या, एस इक्वल टू यू टी, ठीक है। अब एस इक्वल टू यू टी आपकी इक्वेशन बची। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो एस की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स,
u उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो आपने उसको दी और मल्टीप्लाई बाय जो टाइम उसको लगा। तो ये इक्वेशन हो गई किसके लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की इक्वेशन, और यहाँ से आपका टाइम कितना निकल जाता है x/u। नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस कवर, वापस अब किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वही इक्वेशन वर्टिकल के लिए, ठीक है। वर्टिकल में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल में कितना हुआ x और वर्टिकल में कितना हुआ y। P पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट से P पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, तो S की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y ut, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी, वर्टिकल प्लेन की। अब वर्टिकल प्लेन में तो वेलोसिटी थी नहीं, आपने वेलोसिटी कौन सी दी ऑब्जेक्ट को, हॉरिजॉन्टल प्लेन की। इसका मतलब वर्टिकल प्लेन के पास तो अपने पास वेलोसिटी है ही नहीं, तो आपके वर्टिकल प्लेन की वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे, 0, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी, ओनली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपने उसको कैसे फायर करा था, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया वेलोसिटी का, 0। नेक्स्ट हाफ a/t², a क्या है, एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिप्रेजेंटेड बाय g। g की अपन ने क्या बात करेगी, अगर ऑब्जेक्ट का आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो g कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट का जा रहा है अपवर्ड, उसको थ्रो कर रहे हैं, तो आपका g कैसा हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आ रहा है डाउनवर्ड, तो g कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो a की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, g। अब प्लस g लिखो मत लिखो, प्लस को मतलब नहीं है क्योंकि प्लस है, t²। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म तो कितनी हो गई, 0, तो ओनली कितना बचे, हाफ gt², तो y कितना हो गया, हाफ gt², ठीक है। और t अभी अपन ऊपर निकाला, ऊपर से हॉरिजॉन्टल से अपन ने t की वैल्यू निकाल दी, कितनी है, x/u, तो t की जगह रखा x/u उसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया आपका x/u उसका स्क्वायर, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। हाफ कांस्टेंट है तो 1/2 आ गया, g कांस्टेंट है तो g को भी रख दिया, और u क्या, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये तो आप दे रहे हो, और एक बार आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी इनिशियल में, उसके बाद आपका कोई रोल नहीं है, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ आपने उसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, उसके बाद वो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपका u भी क्या है, कांस्टेंट, तो u और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो आपका u², ठीक है। तो g/2u², ये कंप्लीट टर्म जो है ये क्या हो गई, कांस्टेंट। अब क्या बचा, x², और x तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक आपका x कंटिन्यू क्या है, चेंज हो रहा है। तो आपके कितना वेरिएबल बचा, ओनली एक x। तो अपन ने क्या करा कि ये जो है क्या, हाफ g/u², इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट k। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, y = ये पूरा तो क्या हो गया, k, क्या बचा, x²। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई किसकी, y और x के बीच के रिलेशन की क्या इक्वेशन है, y = kx²। अब ये जो इक्वेशन होती है, ये कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और इसका अपन ग्राफ बना चुके हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। इसका मतलब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, उसका जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, पैराबोला पाथ होगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो x और y टर्म्स की जो रिलेशन आ रही है वो कैसा, कौन सा फंक्शन आ रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है, पावर 2, ठीक है। यस, ट्रेजेक्ट्री तो हमने निकाली। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या करा था, थ्रो, और जब ऑब्जेक्ट इनिशियली फर्स्ट टाइम जाके इस पे क्यू पॉइंट पे टच हुआ था, तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब इतनी देर तक आपका जो ऑब्जेक्ट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, वो कहाँ रहा, एयर के अंदर रहा, स्पेस में रहा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल T से। उसको निकालते कैसे, अपने वही सेकंड इक्वेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन के अंदर। सेकंड इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ at²। अब वर्टिकल प्लेन में अपन अप्लाई कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन के अंदर आपका यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट यहाँ आया, तो टोटल आपका कितनी है, वर्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर हुई है उसकी, h जितनी हाइट है, तो ये आपका क्या हो गया, h। अब वर्टिकल प्लेन के अंदर अपन बात कर रहे हैं u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल प्लेन में कितनी है, 0। तो ये कितना हो गया, 0। t क्या है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टोटल टाइम लगा वही अपन को निकालना है, तो t + हाफ का हाफ a क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है वर्टिकल प्लेन में, a एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g पॉजिटिव, t² मतलब कैपिटल T²। तो ये पूरी टर्म तो क्या हो गई, 0 × t क्या हो गया, 0। तो कितना बचा, h = ½ gt², ठीक है। यहाँ से अपन t निकाल सकते हैं, t क्या आ जाएगा आपका, √2h/g। तो ये क्या निकल गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जब ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, थ्रो करा, एयर रेजिस्टेंस कितना था, 0, उस केस में ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करा तो ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरेगा, कितनी उसकी रेंज होगी, ठीक है। रिप्रेजेंट किसे करते हैं, कैपिटल R से। क्या होगा, अब क्या निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आपकी कितनी होती
होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आपका, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी की कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को आने में जो टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे तभी आएगा जब यहाँ से यहाँ आएगा, तो उसको जितना टाइम लगा, और टाइम अभी अपन ने निकाला कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही अपन ने उसको थ्रो करा था, वो कितनी थी, u। ओनली कंप्लीट कितनी है, u, किसी एंगल पे नहीं है इसलिए उसके कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ओनली कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी u कंप्लीट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा √2h/g, तो ये आपकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये क्या निकल गया आपकी रेंज, क्या फॉर्मूला होता है इसका, u √2h/g। ये क्या निकल गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैं, जो कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है, h हाइट पे, और अगर मैं उसको u वेलोसिटी से क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो वो आपके ग्राउंड से r डिस्टेंस पे कैलकुलेटेड, जो इतनी डिस्टेंस पे वो क्या होगा आपका, गिरेगा, टच होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक जब आपके प्रोजेक्टाइल का मोशन हुआ तो किसी भी एक इंस्टेंट पे, कोई भी एक इंस्टेंट ले लिया आपने, ये भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, तो किसी भी एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डायरेक्शन के अंदर भी किधर डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अब क्या देखते हैं अपन कि अपन पी पॉइंट के ऊपर बात करें। अब पी पॉइंट के ऊपर, अब ये आपका मोशन हो रहा है, मोशन में अभी अपन ने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि आपका जो मोशन होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक मोशन हुआ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपन ने बात करी है कि कैसे निकलती है, ये आपकी मोशन की डायरेक्शन है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जब अपन बनाते हैं, वो टेंजेंट अपन को किसकी डायरेक्शन देती है, वेलोसिटी की। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे को निकालना है, तो ये जो टेंजेंट होगी ये डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये अपन कैसे करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल का, अगर ये वेलोसिटी है तो ये क्या हो गया उसका vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये vy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इनको कंप्लीट कंबाइन कर देते हैं। ये अपन कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यही यहाँ पे अपन अप्लाई कर रहे हैं। और लेट से ये जो आपकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है उसको अपन कितना बोल रहे हैं, बीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v इक्वल टू आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो u प्लस ए टी, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो vx u क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u प्लस ए टी, ए क्या एक्सेलरेशन, कौन सी डायरेक्शन का, हॉरिजॉन्टल का, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो a कितना हो गया 0, उस वजह से ए टी भी कितना हो गया 0, और ये दोनों 0 होगा तो ओनली क्या बचा u। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की vx कितनी हो गई u। नेक्स्ट vy वापस u प्लस ए टी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, लेकिन है ही नहीं, अपन ने तो ओनली कैसे फेंका, पैरेलल फेंका, थ्रो करा, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो ये कितना हो गया 0 प्लस जी टी प्लस ए टी, ए क्या है एक्सेलरेशन, कौन सा, वर्टिकल का, कौन सा एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल प्लेन के अंदर, g मल्टीप्लाई बाय टी, तो जी टी क्या हो गई उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अपन को क्या पता चल गया, वी एक्स और वी वाई, और कंप्लीट v क्या होता है, √of vx² प्लस vy², अपन बात कर चुके हैं इस बारे में। तो ये कितना हो जाएगा, vx कितना आ रहा है आपका u, और vy कितना आ रहा है gt, इसका स्क्वायर, ये आपकी क्या निकल गई वेलोसिटी। किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर ये आपकी क्या होगी, वेलोसिटी, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करी, इनिशियल वेलोसिटी g और टाइम, तो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, टाइम पे, कि किस टाइम के ऊपर आप जानना चाह रहे हो आपकी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब बात कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर या कोई भी एक पॉइंट है, वहाँ पे आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, अगर मैं बात करूँ वो एंगल कितना है, बीटा, तो आपका टेन बीटा कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका वी वाई, ये परपेंडिकुलर कितना है वी वाई, और बेस कितना है वी एक्स, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई कितना है आपका जी टी, और वी एक्स कितना है u, तो जी टी अपॉन यू, यहाँ से आपका बीटा कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स जी टी अपॉन यू, तो ये क्या निकल गया बीटा, मतलब एंगल किसका, आपकी वेलोसिटी का, किसी भी इंस्टेंट पे ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये अपने क्या क्या निकल गया, एक तो सबसे पहले अपन को क्या पता चला कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल को क्या करता हूँ, पैरेलली क्या करता हूँ, इसके फायर करता हूँ हॉरिजॉन्टल के, मतलब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा, जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे आपने एरोप्लेन जो था, और एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल मोशन था, उससे अगर किसी को आपने थ्रो कर दिया तो वो आपका ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और अगर किसी बिल्डिंग से किसी चीज़ को थ्रो करा, किसी टावर से किसी चीज़ को थ्रो करा,
तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और आपका जैसे गन से जो हुआ वो भी आपका ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल के। उसमें ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, अभी अपन ने निकाली थी, पैराबोला। और आपका कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को जमीन पे आने में, √2h/g। कितना आगे जाके वो गिरेगा, ये उसकी रेंज का फॉर्मूला, और किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात आपको कौन कौन सी है कि वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, कौन सी वैल्यू एक्चुअल एग्जिस्ट करेगी और कौन सी नहीं करेगी। जैसे अपन ने बात करी हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो यहाँ पे इनिशियली जो अपन उसको थ्रो करते हैं, तो इनिशियल में बात कर रहा हूँ, इनिशियली अपन बात करते हैं जब आपने उसको थ्रो करा, उस टाइम पे उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी क्या, यस। तो आपने उसको कैसे थ्रो करा था, हॉरिजॉन्टली थ्रो करा था, उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी कितनी, जिस भी वेलोसिटी से आप उसको थ्रो करो, लेट से u। उसके बाद में अपन बात करते हैं जब आपने उसको थ्रो करा तो उसके पास में वर्टिकल वेलोसिटी थी क्या, वर्टिकल वेलोसिटी मतलब वही वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का। तो आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो करा तो वर्टिकल तो कोई था ही नहीं, इसका मतलब आपकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब ये तो बात हुई वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन था क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब आपने उसको एक वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया और आपने बोल दिया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। और वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपने क्या बोला कि भाई एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, अब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और चेंज नहीं होगा तो आपका एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। और नेक्स्ट वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अपन को पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका हमेशा एक एक्सेलरेशन काम करता है, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ हमेशा अपनी तरफ खींचती है ऑब्जेक्ट को। तो वो कितना होता है आपका g, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट। तो वो कितना होता है g, जो कि क्या होता है आपका कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल इनिशियली आपका कितना होता है u, और आपने u से ही फेंका, एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो ये क्या हो जाता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होता है आपका, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं होता क्योंकि यूनिफॉर्म है। और वर्टिकल के अंदर आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आप हमेशा होता है, वो कितना होता है g, जो कि आपका क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना आपका 0। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं इसकी इनिशियल वाली डेरिवेशन। ये सब हम बस सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस क्या है आपका कि प्रोजेक्टाइल गिवन अंडर एंगुलर प्रोजेक्शन। मतलब पहले मैं क्या कर रहा था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को एक पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके उसका मोशन करवा रहा था। अब मैं प्रोजेक्टाइल को क्या करूँगा कि एक हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल के ऊपर उसको प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, एंगुलर, उसको क्या बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। अब समझना ढंग से, आपका ये क्या ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने क्या करा, उसको एक एंगुलर वेलोसिटी दी v, ठीक है, और उस v वेलोसिटी के साथ जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा, उससे मैंने उसको क्या करा, थ्रो करा। अब एक वेलोसिटी जो कि ग्राउंड से एक एंगल पे जा रही है, तो उसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। कंपोनेंट करना मेरे को आता है, जिसके साथ एंगल बनता है उसको क्या, वो क्या होता है u cos थीटा, और जो अपोजिट होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं u sin थीटा। u क्या है आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी है, तो u cos थीटा क्या है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और u sin थीटा क्या है उसकी वर्टिकल प्लेन में उसकी वेलोसिटी। मतलब u cos थीटा क्या करेगा, उसको आगे की तरफ लेके जाएगा, और u sin थीटा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट क्या जा रहा है, एंगल पे, इसलिए जो ऑब्जेक्ट का मोशन का हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, पैराबोलिक मोशन हो रहा है। अब प्रोजेक्टाइल है तो ऑब्वियसली बात है पैराबोलिक ही होगा, वो भी अपन प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो ये तो बात हुई इसकी। अब ऑब्जेक्ट अपन बात करेंगे एक वेलोसिटी के साथ गया, तो ये इसको ऊपर ले जा रहा है, ये आगे ले जा रहा है, तो पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ये उसका मोशन हो गया। लाइट उसकी जो हाइट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है उसकी मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी अपन उसकी एज्यूम कर रहे हैं h, और इनिशियल पॉइंट ये था उसको थ्रो करने का, फाइनल पॉइंट यहाँ पे वो फाइनली वापस आके ग्राउंड पे टच हुआ, तो ये क्या हो गई उसकी रेंज रिप्रेजेंटेड बाय r। कुछ चीज़ें अपन को जानने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वही जैसे अपन ने पहले पढ़ी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है आपकी u cos थीटा, और ऐसे y डायरेक्शन में कितनी है u sin थीटा। पहले वाले केस के अंदर इनिशियल कितनी थी, कंप्लीट u, और y कंपोनेंट कुछ भी नहीं था, इसलिए y कितना था 0। लेकिन यहाँ पे किसी एंगल पे भेज रहे हैं तो x कंपोनेंट की भी वेलोसिटी होगी और y की भी होगी, तो u cos थीटा और u sin थीटा। u क्या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ax मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब अपन ने तो उसको एक बार अपने
आपने हाथ से थ्रो करके फेंक दिया। अब कोई इंजन तो वहाँ पे लगा नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ में कि वो उसको एक्सेलरेशन दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो फ्रीली मोशन कर रहा है। और फ्रीली जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है स्पेस में, वो किसके अंडर होता है, ग्रेविटी के अंदर। तो ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में लगती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है जी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। फिर से ड्यूरिंग द एंटायर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी उसका कंपोनेंट नहीं है। कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जीरो पूरे मोशन के टाइम पे। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ए वाई क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, नीचे। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपका, माइनस जी। फिर से आई एम रिपीटिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, माइनस जी, ना कि प्लस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब आपकी जो इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री की, कौन सी इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री आपकी कैसी बनेगी। तो वही आपको ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, मतलब एक्स और वाई का क्या निकालना है, रिलेशन। ये आपका एक्स प्लेन, ये आपका वाई प्लेन। कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई क्या आपकी डिस्टेंस, ये क्या होगी, यहाँ से एक्स डायरेक्शन में मोशन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होगा, यहाँ से जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वर्टिकल। इन दोनों का जो रिलेशन है वही अपन को क्या देगा, ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहले अपन बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, वही आपकी सेकंड इक्वेशन काम में लेनी है। डिस्टेंस की कितनी होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात करो तो हॉरिजॉन्टल मोशन का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो ए कितना हो गया, जीरो। ए जीरो होने से सब कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया, एस इक्वल टू यू टी। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर एस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। यू क्या इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, यू कोस थीटा। तो यहाँ कितना आ गया, यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ से आपका टी कितना निकल जाता है, एक्स अपॉन यू कोस थीटा। तो ये तो बात हुई हॉरिजॉन्टल मोशन से, अपन ने क्या निकाला, टी। अब बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन। वापस वही इक्वेशन है आपकी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस किसके लिए, वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन के लिए अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल मोशन की डिस्टेंस को वाई से, ठीक है। इक्वल टू यू क्या इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल की कितनी है, यू साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, यू साइन थीटा। टी अपन ऊपर से निकाल चुके हैं, एक्स अपॉन यू कोस थीटा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना होगा, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का, माइनस जी। तो ए कितना आ गया यहाँ पे, माइनस जी। टी स्क्वायर ये रहा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, तो उसका स्क्वायर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यू से यू क्या हो गया, कट, और साइन अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, एक्स का एक्स, ठीक है। और ये माइनस जी माइनस का है तो माइनस आगे आ जाएगा, जी का जी डिवाइड बाय टू। ये यू कोस थीटा क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या कर दिया बाहर। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अब कांस्टेंट को अलग कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल कौन सा, एक्स। दो ही वेरिएबल होते हैं, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है, क्योंकि थीटा तो फिक्स है, आपने एक बार ऑब्जेक्ट को जिस एंगल से फेंक दिया वो एंगल तो फिक्स हो गया ना, वो तो फिक्स हो गया। तो ओनली चेंज क्या हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के, प्रोजेक्टाइल के, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ओनली एक्स वाई वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्स वाई के अलावा यहाँ पे क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा को अपन ने कांस्टेंट मान लिया पी, और ऐसे ही यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये सारे क्या है कांस्टेंट, है इसको अपन एक और कांस्टेंट मान लिया क्यू। और यहाँ पे रिमेनिंग में क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, वाई इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, एक्स की कौन सी पावर लग रही है, 2, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला। इसका मतलब कि आपकी जो ट्रेजेक्टाइल की इसकी प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वापस वो फिर से कौन सी होगी, पैराबोला। तो ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे अपन फिर से इसको प्रूव कर चुके हैं कि आपकी यहाँ पे जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो कौन सी होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी। यस, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कहाँ से करा था, हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो वो अपन को निकालना है। अब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अपन वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन की। नेक्स्ट थिंग इज द एट हाईएस्ट पॉइंट में जब आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अब इसके बाद और ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, नीचे। तो इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा, तो इस पॉइंट पे ऊपर ये जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि इसके बाद ये ऊपर नहीं जा रहा। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट v बाय इक्वल टू 0। और अब ऑब्जेक्ट इसके बाद ऊपर नहीं जाएगा। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इस पॉइंट के बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है v बाय वो कितनी है, 0। u इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी थी, u साइन थीटा
ए कितना है माइनस जी, टी क्या है मैक्सिमम हाइट का टाइम, तो यहाँ से टी एम कितना निकल गया यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या था यू साइन थीटा अपॉन जी क्या है मैक्सिमम हाइट के लिए पहुंचने में कितना ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कंप्लीट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने में जितना टाइम आपको लगा, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाएंगे अपन, तो यहाँ से जब यहाँ तक गए तो आपका जो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ से चालू करा था ग्राउंड से, वो ग्राउंड पे आ गए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कितना हो गया 0, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आता है 0। सेकेंड इक्वेशन काम में ले रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही वर्टिकल प्लेन ही चल रहा है, ठीक है। यू क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा, टी क्या है आपका टोटल टाइम टी हाफ ए क्या है माइनस जी, टी स्क्वायर वो कैपिटल टी स्क्वायर, कैपिटल टी क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यहाँ से अपन जब सोल्व कर रहे हैं तो इसको ये माइनस का इसको इधर लेके आ गए, ये ऐसे कैसे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक टी से टी कट गया और आपका टी कितना आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना लग रहा है u साइन थीटा अपॉन जी, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जितना टाइम मैक्सिमम में लग रहा है उसका डबल टाइम क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि आपका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स होता है किसके मैक्सिमम हाइट पे लगने वाले टाइम के। नेक्स्ट क्या है आपका मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी दी और उसको एक एंगल पे थ्रो करा तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगी, अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वापस वही आपका जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का कितना हो जाएगा 0। तो आप थर्ड इक्वेशन काम में ले रहे हो। थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वी स्क्वायर कितना है 0, यू स्क्वायर कितना आपका यू साइन थीटा उसका स्क्वायर इक्वल टू 2as, ए क्या एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल प्लेन का माइनस जी, एस क्या है आपका ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है मैक्सिमम हाइट के लिए hm, तो एच मत लिखना कंफ्यूज हो जाओगे, एच मतलब आपको लगेगा हाइट का फॉर्मूला, हाइट का नहीं है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं उसके नोटेशन को hm, तो ये यहाँ से आपका ये 0 हट गया, ये क्या बचा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बचा माइनस 2gm, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से आपको क्या निकालना है hm कितना हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये अपना किसका निकल गया फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का। लास्ट थिंग का कैलकुलेट करते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज की, मतलब आपका ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से थ्रो करा वो गया और इस पॉइंट पे टच हुआ, तो ये जो है आपकी यहाँ से इनिशियल से फाइनल ये रेंज आपकी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वही अपन पहले निकाला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है आपकी इनिशियल, वही ये तो कांस्टेंट है यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी अपन ने कैलकुलेट करा कितना आता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से फाइनल कितना निकल जाता है u इंटू यू कितना हो गया यू स्क्वायर ये डिवाइड बाय जी और 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा को अलग क्यों करा ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है आपका कि 2 साइन थीटा कोस थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपन 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, सिंप्लीफाई में अपना ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है रेंज का, कि ये आपकी रेंज है। अब यहाँ पे कंडीशन होती है कि मैक्सिमम रेंज आपकी कितनी पॉसिबल है, ये तो आपका फॉर्मूला है। अब मैक्सिमम रेंज कितनी पॉसिबल है, तो मैक्सिमम रेंज अब फॉर्मूला ये है। अब मैक्सिमम कब हो सकता है, u तो क्या है कांस्टेंट, इसमें आप चेंज कर ही नहीं सकते, मतलब एक गिवन वेलोसिटी पे मैक्सिमम रेंज कितनी पॉसिबल है गिवन वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई गिवन है और g भी आपका क्या हो गया कांस्टेंट। अब बात किसकी आती है साइन 2 थीटा। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ये मैक्सिमम है, इसके बाद हमेशा बाकी सारी वैल्यू इससे कम होती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा साइन 2 थीटा अगर 1 हो जाए तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और साइन 2 थीटा 1, और 1 वैल्यू होती किसकी है साइन के अंदर 90 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब साइन 2 थीटा अगर 1 हो जाए, जो कि होता कब है साइन 90 पे, उस केस में आपकी रेंज कितनी होगी मैक्सिमम। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 हटा तो बीच में से बचा क्या साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, मतलब 2 थीटा इक्वल टू 90, फिर से साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, इसका मतलब 2 थीटा किसके इक्वल हो गया 90 के इक्वल हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 90, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 90/2 कितना होता है 45। इसका मतलब
अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को गिवन वेलोसिटी पे, कोई भी वेलोसिटी आपको दे दी, उस गिवन वेलोसिटी पे अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को क्या करूं, ये ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल से अगर मैं उसको 45 डिग्री के एंगल पे क्या करूं, थ्रो करूं, तो उस 45 डिग्री के एंगल से उसकी वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। इसका मतलब उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी उस गिवन वेलोसिटी पे। ये कहाँ पे आपके काम आता है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ पे होती है इसकी, जेवलिन थ्रो के अंदर, जो आपके एथलेटिक्स होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन अपन वो करते हैं, क्योंकि उसमें मार्क्स ही उसी के होते हैं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे वो चीज़ थ्रो होगी उतनी ज़्यादा ही मार्क्स होंगे उसके, ठीक है। तो और अगर ये आप हो गया, अब साइन टू थीटा कितनी वैल्यू ले रहे हैं अपन 1, और अगर ये 1 हो गया तो आपकी रेंज का मैक्सिमम फॉर्मूला कितना हो गया, यहाँ पे 1 पुट कर दो तो R = u²/g, तो u²/g क्या हो गया इसका फाइनल फॉर्मूला, किसका, रेंज का, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, प्रोजेक्टाइल किसके लिए आपका, एक तो हॉरिजॉन्टल पे जब आप उसको थ्रो करते हो पैरेलल, और एक जब आप उसको किसी एंगल पे थ्रो करते हो।